नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे पूरक पुस्तिका कृतिका भाग 1 जो कक्षा 9 के लिए निर्धारित की गई है। इस पुस्तक में जो पहला पाठ है, इस जल प्रलय में अब वह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, अतः हम पढ़ेंगे पाठ 2 मेरे संग की औरतें। सबसे पहले हम ये जान लें कि पूरक पुस्तिका का औचित्य क्या है, इसे क्यों हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। इसका एक कारण होता है कि हम सिर्फ जो हमारी पाठ्य पुस्तकों में अन्य ज्ञान है उसे याद कर लें और उसे हम लिख डालें और हम कहें कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। उसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हम अपने आसपास के जीवन से अवश्य जुड़ें, उस पर नज़र बनाए रखें कि क्या घटित हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का दृष्टिकोण विकसित हो बच्चों में, इसलिए पुस्तक में हमारे पाठ्यक्रम में पूरक पुस्तक को भी स्थान दिया गया है। तो यह जो पाठ है मेरे संग की औरतें, इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। आधुनिक काल की ये प्रसिद्ध लेखिका हैं। तो इनके जीवन में जो स्त्रियां आई, स्त्रियां कौन, जो इनके परिवार से जुड़ी हुई थी, उनका इन पर किस रूप में प्रभाव पड़ा या उनके किन बातों ने इन्हें आकर्षित किया या क्या इन्हें उचित नहीं लगा, उन सब चीज़ों को ये स्वयं में भी ढूंढती हैं कि किस तरह से प्रभावित हुई, किस तरह से सबका अलग अलग व्यक्तित्व था, उस समय की सामाजिक स्थितियां क्या थी, हर एक के जीवन के विभिन्न पक्षों को इन्होंने छुआ है। और इस पाठ में अपनी दादी, नानी, परदादी, माँ, अपनी बहनों और स्वयं का वर्णन किया है, बताया है कि उनमें क्या विशेष गुण थे, कि किसी भी एक अकेले व्यक्तित्व में दूसरे से भिन्नता किस प्रकार होती है, कि समाज में रहते हुए भी अगर हम पारंपरिक रूप से भी रह रहे हैं तो हम किस तरह से अपने आप को महत्वपूर्ण सिद्ध कर सकते हैं और अपना जीवन अपनी तरह से कैसे जी सकते हैं। सब कुछ परिवार की जो इच्छाएं हैं उनका भी मान रखें और अपनी इच्छाओं का भी दमन न होने दें। तो इस तरह का तालमेल कैसे बिठाया जा सकता है, कैसे आप अपनी बात को रख सकते हैं। तो इस संदर्भ में उन्होंने कुछ उदाहरणों से अपनी बात स्पष्ट की है। तो अपने परिवार में अपने से संबंधित औरतों का जिक्र किया है। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर जाहिर अर्थात भाई सबकी नानी होती है, माँ है तो माँ की माँ तो थी, तो जाहिर है कि उनकी एक नानी थी, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। अर्थात कहने का मतलब है कि नानी और दादी जो हैं बचपन में कहानियाँ सुनाती हैं, तो इनकी नानी, इनकी माँ के विवाह से पूर्व ही उनका निधन हो चुका था, तो उनसे कहानी सुनने का सौभाग्य इन बहनों को नहीं मिला, इन बच्चों को। तो कहते कि हम 3 बहनें, अर्थात जो ये 3 बहनें थी, वो लेखन के क्षेत्र में आ गई, वो लेखिका बन गई। नानी से कहानी भले ही न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी, कि नानी के मुंह से हम नहीं सुन पाए, लेकिन नानी के बारे में जो बातें लोगों ने बताई, परिजनों ने बताई, वो हमने अवश्य सुनी। और बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। उस समय तो बस सिर्फ हमने सुन लिया, जैसे बच्चे सुन लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे लेखिका बड़ी होती गई, उस भाव को समझ सकी कि उन स्थितियों में भी नानी ने अपने अंदर की इच्छा को किस तरह जीवित रखा। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पारदर्शी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई प्रभाव, कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपने किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। यहाँ 2 व्यक्तित्व के अनमेल सामंजस्य की कहानी है ये, कि माँ जो नानी है, अनपढ़ हैं, पर्दा करती हैं। उस समय की जो भारतीय पारंपरिक स्त्रियां घर में रहती थी, ठीक उसी तरह से उनका जीवन था। और जो उनके नाना थे, विलायत पढ़कर आए हैं, तो रहन सहन बिल्कुल ठाट बाट वही अंग्रेजों वाले थे। तो कहती हैं, ऐसे में रहते हुए भी
उन्होंने पति के रहन सहन का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। जैसा वो जीना चाहती थी, जो उन्हें अपनी भारतीय संस्कृति से प्रेम था, उन्हें अच्छा लगता था वैसे ही जीना, तो वो वैसे ही जी। ऐसा नहीं कि पति की अपेक्षाएं हैं कि उनका रहन सहन कुछ अलग भिन्न हो गया है तो पत्नी भी बदल ले। ना ही उन्होंने अपनी इच्छाएं पति पर ला दी कि वो क्या चाहती हैं, कि वो ऐसे करें या ऐसे रहें। ना ही उन्होंने पति की ऐसी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी होने दिया। तो ऐसे समाज में रहते हुए भी एक तरह से वो अपनी आज़ादी को बनाए रख पाई। लेखिका यही हमें समझाना चाहती है। आगे बढ़ते हैं। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, कि जब उन्हें लगा कि उम्र कम ही है, उनकी बेटी हो चुकी थी और उन्हें लगा 14, 15, 16 कुछ इस उम्र तक उनकी बेटी यानी कि लेखिका की माँ कम उम्र में ही थी, अभी बहुत बड़ी सयानी नहीं हुई थी। तो उस समय माँ बीमार हो गई उनकी, अर्थात लेखिका की नानी बहुत बीमार हो गई और उन्हें समझ आया कि उनकी मृत्यु नज़दीक है। तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी, लेखिका की माँ की उम्र 15 वर्ष हो चुकी थी। तो मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंह जोर हो उठी। मुंह जोर होना कि खुलकर बोलना, कि जो औरत आज तक घूंघट करती थी, किसी से बात नहीं करती थी, दूसरे आदमियों से तो क्या, अपने पति से अपने मन की खुलकर बात नहीं करती थी, उसने स्पष्ट रूप से बोलना शुरू कर दिया। उनके मन में भय क्या था? उनका मन कहता था कि जितनी उम्र बची है, पता नहीं कितना समय है, कि मेरे ही सामने मेरी बेटी का विवाह तय हो जाए, जैसा वो चाहती थी उसके अनुरूप। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर, कि जो घूंघट का लिहाज है, अदब है, वो छोड़कर उनके दोस्त, पति के दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। पति के दोस्त का नाम है ये, जो क्रांतिकारी हैं। पति बैरिस्टर हैं, अंग्रेजों के फरमाबरदार हैं, लेकिन उनके एक मित्र हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो उन्होंने कहा कि वह उनसे मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए कि जो स्त्री कभी किसी के सामने नहीं बोली, वह एक पराये व्यक्ति से बात करने की बात कह रही है। जिस पर्दानिशी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह तक खोल बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। सबको मालूम था कि समय इनके पास अधिक नहीं है, पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। वो समझ गए थे कि इसके पास अधिक समय नहीं है और वक्त की नज़ाकत यही है कि अंतिम इच्छा पूरी कर दी जाए। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने की बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। तो मित्र को कहा कि मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है, और उनके मित्र उनसे मिलने आ गए। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, हैरान करने वाला। ऐसा क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, वचन दीजिए, अपने पति से वचन नहीं मांग रही हैं, अपने पति के मित्र से वचन मांग रही हैं कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे, कि मेरी जो बेटी है उसके लिए वर आप खोजेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो, कि कोई अंग्रेजों का हुक्म बजाने वाले से मेरी बेटी का विवाह हो। मैं ऐसा कतई नहीं चाहती हूँ। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। तो इससे पंक्ति से क्या पता लगता है कि देश की आज़ादी के प्रति उनके मन में जुनून था, देश के क्रांतिकारियों के प्रति उनके मन में सम्मान था। अतः वे चाहती थी कि उनकी बेटी की जो शादी हो, क्रांतिकारी से हो, स्वतंत्रता सेनानी से हो, अंग्रेजों के पिट्ठू से न हो। तो इस कारण प्यारेलाल जी से उन्होंने यह आग्रह किया। आग्रह क्या, उन्होंने वचन लिया। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर, अर्थात कि स्त्रियों के भी अपने हक होते हैं, वो जैसा जीवन, पारंपरिक जीवन, उबाऊ जीवन जीती रही थी, तो अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में, उस औरत लेखिका की नानी, देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी, कि व्यक्तिगत जो जीवन रहा होगा खुली सोच का रहा होगा। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, जैसा उनके साथी जीवन जीना चाहते थे वैसा ही उन्होंने स्वीकार किया। न उसमें साझेदारी की, अर्थात वैसी खुद नहीं बनी कि जैसे पति का रहन सहन है तो मैं भी अपना बदल लूं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही, लेकिन जैसा वो चाहती थी कि उनको जीना है वैसा ही जीवन उन्होंने जिया। पारंपरिक घरेलू
उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में। आज की जो स्त्रियां हैं, अगर हम बात करें तो हम यही कहेंगे कि ऐसा जीवन कि जिसमें हम अपनी इच्छाओं का ही दमन कर दें, तो हम कहेंगे उबाऊ सा जीवन है। तो लेखिका के लिए वो उबाऊ जीवन है, पारंपरिक है, घरेलू है और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ भी नहीं हो कि उन्होंने कुछ क्या खास कर दिया, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। कि दूसरा चाहे कि आप इस तरह से रहें और आप उस तरह से बनते चले जाएं, वहाँ पर आपकी आज़ादी खत्म होती है, वहाँ पर उस पर पाबंदी लगती है। लेकिन उस समय में भी एक पारंपरिक अनपढ़ स्त्री ने अपना जीवन अपने अनुसार जिया, यह उनके आज़ाद ख्याल होने का प्रमाण है। आज हम पढ़ेंगे इतना ही, आगे पढ़ते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।